Welcome to 80/20 series. In this series, we are going to discuss 80% of our economics syllabus through 20% of PYQs. This is our episode 8. In this episode, we are going to discuss about the financial institution and particularly we are discussing about the banking sector. आज पूरे एपिसोड में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस करेंगे. वीडियो लेंदी रहने वाली है बिकॉज इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स है और क्वेश्चन जो है वो अलग अलग मतलब हर स्कोप से हर आइडिया से जो है यूपीएससी ने पूछे हैं. तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझना. क्वेश्चन नंबर 1. इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय द इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक. देखो आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कौन सा था जो इंडियंस ने बनाया. वो था अवध कॉमर्शियल बैंक. ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए. अवध कॉमर्शियल बैंक वाज एस्टेब्लिश इन 1881 इन फैजाबाद. इट रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय entirely by the Indians, although it failed in 1958. While Awadh Commercial Bank was the first limited liability bank managed by the Indian, Punjab National Bank, established in 1894, is often cited as the first bank purely managed by the Indians with the Indian capital that has survived to the present day. ठीक है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए. ये फर्स्ट था इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं रखता. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2003 का क्वेश्चन. The maximum limit of shareholding of Indian promoters in the private sector banks in India is a 49% of the paid up capital. Foreign direct investment up to 49% from all sources is permitted in the private sector banks in India under the automatic route. ठीक है, 2003 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है. बस आज हमें इसको ये ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन के आज करंट में क्या स्टेटस है, हमें वो ध्यान में रखना है. तो मैं आपको वही बताता हूं. द करंट एफडीआई लिमिट क्या है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की? लिमिट्स है अप टू दी 74% ऑफ पेड अप कैपिटल. मतलब आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 74% आपकी एफडीआई लिमिट है ऑफ द पेड अप कैपिटल. ठीक है, ऑटोमेटिक रूट से 49% एंड गवर्नमेंट रूट से 49 टू 74%. देखिए पेड अप कैपिटल का मतलब है, पेड अप कैपिटल का मतलब ये होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है उसका 74% आप एफडीआई लिमिट है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की. जैसे आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, अगर इनमें एफडीआई लेके आनी है तो आप 74% तक आपका लिमिट है. और ऑटोमेटिक रूट से 49%. ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये होता है कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल आप डायरेक्ट एफडीआई कर सकते हैं. एंड गवर्नमेंट रूट होता है 49% टू 74%, इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सा इंटरवेंशन रहता है. तो पहले आपको ये डेटा याद रखना है फॉर द फ्यूचर क्वेश्चन. करंट प्रोमोटर शेयर होल्डिंग लिमिट्स क्या है? The RBI accepted recommendation to raise the cap of the promoter stake in private banks to the 26% of the paid up voting equity share capital. पहले 15% था, अब 26% हो गया है. ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने फॉर द फ्यूचर. ठीक है, रट्टा वाला है मुझे पता है. अब थोड़ा सा हम एफडीआई लिमिट पे जब बात हो रही है तो अदर सेक्टर्स की बात करते हैं. जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर एफडीआई लिमिट है 74%. वैसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक में भी सवाल उठता है कि कितनी है? ओनली 20%. मतलब आपका जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, वहां पे सिर्फ आप एफडीआई कर सकते हो 20% का. यही आपको याद रखना है. सो पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% एंड प्राइवेट सेक्टर में 74%. ये दो बातें पहले आपको याद रखनी है. उसके बाद आता है इंश्योरेंस सेक्टर. ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर फरवरी 2026 में गवर्नमेंट ने फैसला लिया है जिससे अब आपका ये 100% हो गया है. ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 100% हो गया है. सवाल उठता है एलआईसी पे कितना है? एलआईसी में 20%. तो गवर्नमेंट ने एलआईसी को छोड़कर कोई भी इंश्योरेंस है वहां पे एफडीआई लिमिट 100% है. बट एलआईसी में ओनली 20% है. ये आपको याद रखना है. मतलब कहीं ना कहीं 20% कहां पे है? जो गवर्नमेंट है, जैसे पब्लिक सेक्टर हो या फिर एलआईसी हो, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 20% रखा है. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर 74%, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई. सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 enabled 100% FDI in the insurance sector under automatic route to boost penetration. तो गवर्नमेंट का फुल फ्लेजेड फोकस है इंश्योरेंस के ऊपर. ठीक है, तो इंश्योरेंस आगे फ्यूचर में आपकी थीम रहने वाली है. 2026 के बाद इंश्योरेंस सेक्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग
is not included in the assets of commercial bank in India? 2019 का क्वेश्चन। आज की डेट में यूपीएससी थोड़ा एसेट लाइबिलिटी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे जाने लग गया है। आरबीआई के एसेट लाइबिलिटी पे पूछ लिया है, कमर्शियल बैंक पे पूछ लिया है, तो फिर से आंसर रिपीट होने का चांसेस है, तो ध्यान से देखना। देखो एसेट और लाइबिलिटी में फर्क क्या है, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब, बस लाइबिलिटी को समझो कि लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको इन फ्यूचर कभी ना कभी तो उसको चुकाना ही पड़ेगा, मतलब आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है, आपके ऊपर एज ए डेट है, वो आपको कभी ना कभी उसको वापस लौटाना पड़ेगा, ये होता है लाइबिलिटी, बस इतना याद रखो। तो अब आपको यहाँ पे बताना एसेट कौन सा नहीं है, इसका मतलब इनमें से लाइबिलिटी कौन सी है, अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप आंसर निकाल लोगे। एडवांसेस मतलब लोन, ठीक है। बैंक का लोन, बैंक जो लोन एडवांसेस देते हैं वो तो उसके एसेट होते हैं, ठीक है, ये तो एसेट है। डिपॉजिट मतलब जो हम डिपॉजिट करते हैं वो उसकी लाइबिलिटी है, उसको एक ना एक दिन तो हमें वापस पैसा देना ही पड़ेगा जो हमने वहां पे डाला है। सो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्वेस्टमेंट उसका एसेट होता है, एंड मनी एंड द कॉल एंड द शॉर्ट नोटिस ये भी उसका एसेट होता है, डिपॉजिट ही उसकी लाइबिलिटी होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं, लाइबिलिटी क्या क्या होती है। बैंक की डिपॉजिट्स, बोरोइंग, ठीक है, अगर उसने कोई बोरो किया है पैसा वो उसकी लाइबिलिटी है। डिपॉजिट्स वो भी लाइबिलिटी है। कैपिटल एंड रिजर्व्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स हो गए, उनके रिजर्व्स हो गए, ठीक है, जो रिजर्व में रखते हैं पैसा वो सब उसकी लाइबिलिटी है। वेयर एज एसेट क्या है आपके बैंक का, आपके होम लोन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी एडवांसेज है, लोन है, वो सब एसेट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो सिक्योरिटीज उनके पास है, ठीक है, मनी एट द कॉल एंड द शॉर्ट नोटिस एंड कैश एंड द बैलेंस, ये सब एसेट होता है कमर्शियल बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2010 का क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया इंक्लूड, ठीक है, फंक्शन पे क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है। दो तरीके के फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के, एजेंसी फंक्शन एंड उसका जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, तो मैं आपको दोनों से एक्सप्लेन करूंगा। और ये दोनों ही जो ऑप्शन है ये एजेंसी फंक्शन है। परचेज एंड द सेल ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे परचेज एंड शेयर सेल करना शेयर्स को, वो होता है आपका, यस ये भी आपका रोल है, फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एक्टिंग एज ए एग्जीक्यूटर्स एंड द ट्रस्टी ऑफ द विल्स, ठीक है, विल्स जितनी भी होती है उसके एज ए ट्रस्टी एक तरीके से काम करता है आपका कमर्शियल बैंक। सो ऑप्शन टू इज ऑल्सो करेक्ट, सो आंसर इज बोथ वन एंड टू, ठीक है। दोनों को मैं आपको समझाता हूं। एजेंसी फंक्शन, इट इज ऑल्सो एजेंसी फंक्शन। बैंक एग्जीक्यूट बाय एंड द सेल ऑर्डर्स ऑफ द शेयर्स एंड द सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, ठीक है। टुडे दिस इज टिपिकली डन थ्रू दी थ्री इन वन अकाउंट्स, सेविंग, डीमेट, ट्रेडिंग, वेयर द बैंक लिंक्स ऑल योर फंड्स डायरेक्टली टू दी स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। तो एज ए एजेंट काम करता है बैंक, ठीक है। उसके बाद एजेंसी फंक्शन में सेकंड, बैंक कैन बी अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटर ऑफ अ विल, दे preserve the will upon the customer's death, execute it to distribute asset according to the instruction। जैसे जैसे अभी गवर्नमेंट ने जैसे नॉमिनेशन होता है, आप जब भी बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपके नॉमिनेटर कौन है। अगर मान लो कि खुदा ना खास्ता आप नहीं रहे तो आपका बैंक कौन संभालेगा। और अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 4 नॉमिनेटर्स कर दिए हैं, पहले एक नॉमिनेटर होता था, अब आप 4 नॉमिनेटर अपने रख सकते हैं। वैसा ही होता है, एज अ आपका विल का भी काम करता है। दे ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रस्टी मैनेजिंग एसेट ऑफ द फंड्स एंड स्पेसिफिक पर्पस बेनिफिशियरी। लीगल बेसिस, दिस इज एक्सप्लिसिटली परमिटेड अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये बात आपको याद रखना है। अब देखो एजेंसी फंक्शन क्या है। एजेंसी फंक्शन का मतलब ये होता है कि बैंक एज अ एजेंट, डायरेक्ट बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, बट बैंक एज अ एजेंट काम करेगा, जैसे कलेक्टिंग एंड पेइंग ऑफ, हैंडलिंग ऑफ पेमेंट्स, चेक्स, जैसे बिल, हम बिल फिल करवा बिल आपके जमा करवाते हैं, जैसे आपका रिचार्ज हो गया, बिल हो गया, तो बिल कोई बैंक का बिल नहीं है, वो बिल आपकी यूटिलिटी सर्विस जहां से आपने ली है, सर्विस प्रोवाइडर से ली है। आप टाटा स्काई का रिचार्ज करवा लो, आप चाहे मोबाइल का रिचार्ज करवा लो, तो वो कंपनी अलग है। ये तो सिर्फ एज अ आपको एक एजेंट की तरह आप बिल फिल करवा सकते हैं थ्रू अपने बैंकिंग एप्स के थ्रू। buying and selling of securities, acting as a trustee and executor of the wills, फंड ट्रांसफर, मूविंग मनी इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब उसके एजेंसी फंक्शन हुए। जनरल यूटिलिटी फंक्शन लाइक लोकर फैसिलिटी दे दिया, इशुइंग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, अंडरराइटिंग शेयर्स, डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज, जो डायरेक्टली वो खुद करता है वो होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जामिन्ड द सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, 2001 का क्वेश्चन है।
इसका सीधा सीधा आंसर मैं दे रहा हूँ, नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, अब आप सोचोगे भैया इन सब कमेटी के बारे में बताओ। अब ये सब कमेटी पुरानी हो गई है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आप नहीं तो बता दो, पुरानी नहीं बताओगे तो नई कमेटी बताओ कि आज की डेट में कौन सी नई नई कमेटीज आई हुई है, आप उनके बारे में बताओ। यस, मैं उनके बारे में जरूर आपको बताऊंगा। इधर सुनिए, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट कमेटीज है, इनमें से मैं कुछ आपको बताता हूं जो आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे एक तो नंदन निलिकानी कमेटी, डिजिटल पेमेंट्स का जो भी रेवोल्यूशन आया है ये इनकी रिकमेंडेशन से हुआ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नंदन निलकानी आपकी कमेटी। उसके बाद पीजे नायक कमेटी, इसको भी आपको याद रखना है। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो अभी बन गया है फाइनेंशियल सर्विस आपका, इसको IFSIB फुल फॉर्म मैं अभी भूल रहा हूँ, हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन या ब्यूरो करके कुछ है। ठीक है, सो ये भी रिकमेंडेशन ऑफ पीजी नायक कमेटी है। ठीक है, उसके बाद आपके हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवी कामत, कोविड रजिस्ट्रेशन नहीं काम का। यूके सिन्हा, MSME रिवाइवल। ठीक है, बिमल जलान फिर भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मेरे हिसाब से आप पूछो तो, ये तो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा एक बार जस्ट, हाँ, बैड लोन स्ट्रेटेजी में सुनील मेहता कमेटी भी कई बार होती है। उसके बाद डिजिटल लैंडिंग एप्स, वो जयंत कुमार देश। ठीक है, ये एक दो कमिटीज आप देख लेना, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी कोई कमेटी न्यूज में नहीं चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय द बैंक ब्रांचेस, which of the above can be considered as steps taken to achieve financial inclusion in India। आपको ये सोचना है इनमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का टारगेट यही होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। रीजनल रूरल बैंक, इसमें भी यही होता है। एडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय द बैंक ब्रांचेस, ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही है। तो आप जब ये सोचोगे इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो जब यू आर फेल टू थॉट दैट थिंग, यू आर फेल टू फाइंड द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग, तो जब आप फेल हो जाओ तो सीधा सीधा 1 2 3 यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाल की खाल नहीं निकालनी। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ द क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। 2011 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। इनमें से कौन सा हाईएस्ट शेयर है डिसबर्समेंट ऑफ द क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसको हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, एंड कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा इनका प्रोपोर्शन है, सबसे ज्यादा कस्टमर्स इनके पास है। इनके पास जितने कस्टमर है ये तो इनके बराबर भी नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स कितने ही हैं, रीजनल रूरल बैंक्स कितने ही हैं, बट कमर्शियल बैंक ही है। आसपास आप भी देख लो, आप आपके भी अकाउंट्स मोस्टली कमर्शियल बैंक्स में ही होंगे। तो सबसे ज्यादा अगर एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटी कहीं भी हो, कमर्शियल बैंक का रोल, उसके आसपास भी नहीं है कोई बैंक, ये बात याद रखना है। ये देखो ये रहा, कमर्शियल बैंक का 75% शेयर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के अंदर। अप्रोक्सीमेट ट्रेंड है ये। ठीक है, लगभग 70 से 75%, 75% कमर्शियल बैंक। उसके अलावा RRBs 15% एंड कोऑपरेटिव बैंक्स 10%। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक मोटा मोटा आपको अप्रोक्सीमेट ट्रेंड देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का, 2011 में क्वेश्चन पूछा, सेम इसी क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट बना दिया। ये देखो, कुछ चेंज नहीं करता। In terms of the short-term credit delivery to the agriculture sector, district central cooperative banks deliver more credit, comparison हो रहा है, more credit in comparison to scheduled commercial bank and regional rural bank। तो भैया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं एज कंपेयर टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अभी तो देखा भाई, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के तुम नाखून के बराबर नहीं हो, ये बात याद रखना। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑलरेडी 2011 के क्वेश्चन के को ही एक स्टेटमेंट बना दिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। चलो भैया ये मान लेंगे हम फिर भी। ठीक है, एक फंक्शन की बात की गई है तो फंक्शन मोस्टली यूपीएससी सही ही देता है। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू ओनली इज द आंसर। फर्स्ट में कंपैरिजन भी था और सेकंड नॉलेज बेस्ड भी, अगर पीवाईक्यू एनालिसिस है तो भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेंड याद रखना है, और दिस इज द पावर ऑफ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को सॉल्व जरूर कीजिए। ठीक है, एक मौके आप मॉक टेस्ट मत लगाइए, मैं ये कहूंगा, बट प्लीज पीवाईक्यूज को एग्जाम से पहले 2 से 3 बार जरूर आंखों से निकाल के जाइए।
स्टेटमेंट 2 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीसीसीबीज एक्ट एज अ क्रूशियल intermediary in the 3-tier short-term cooperative credit structure. The primary function is to mobilize resources, provided financial institutions in assistance to the agriculture primary agriculture credit society PACs at the village level. They bridge the gap between the central state cooperative banks at the apex level and the PACs at the grassroots level, ensuring liquidity for the operation. देखो पैक्स के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो भी आप कुछ जानते हैं पैक्स के बारे में। देखो ये न्यूज में बहुत ज्यादा रहती है आजकल पैक्स, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को बहुत ज्यादा फ्लरिश करना, ठीक है। तो ये न्यूज में है। पैक्स को कौन रेगुलेट करता है और पैक्स के बारे में जो भी आप कुछ जानते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी फ्यूचर एंड अपकमिंग एग्जाम, याद रखना। Why is the offering of teaser loans by the commercial bank is a cause of economic concern? ये कंसर्न क्यों है? क्वेश्चन के की टोन ही नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव ही होंगे। जो पॉजिटिव होगा वो आंसर नहीं होगा, नेगेटिव है तो फिर भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं सही आंसर। लेट्स सी। The teaser loan are considered to be an aspect of subprime lending, and banks may be exposed to the risk of defaulters in the future. Okay, नेगेटिव का नेगेटिव है, ठीक है। इन इंडिया टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू द इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट यूनिट्स। देखो बात समझो, ध्यान से समझना। टीजर लोन्स है, टीजर का मतलब क्या होता है? टीजर का मतलब क्या होता है? हम मूवी देखने जाते हैं उससे पहले टीजर्स, मतलब आजकल मूवी से पहले टीजर्स आते हैं, ठीक है। इवन मतलब काफी शॉर्ट होते हैं, वो शॉर्ट में ही हमें मतलब इस चीज के लिए मजबूर कर जाते हैं कि हम पूरी मूवी देखें। मतलब 2 मिनट का टीजर होता है और वो हमें कहीं ना कहीं 3 घंटे की मूवी या 2 घंटे की मूवी पूरी देख लेते हैं कि यार 2 मिनट का टीजर कितना अच्छा है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है। तो कमर्शियल बैंक में ये कॉज ऑफ कंसर्न है। टीजर लोन का मतलब क्या हो सकता है? टीजर का मतलब हो सकता है छोटे लोन, ये हो सकता है। टीजर का मतलब हो सकता है कि ऐसे लोन या जिन पे इंटरेस्ट कम हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और उसी के कारण शायद ये सब प्राइम लैंडिंग का एक कारण हो जिसके कारण आगे डिफॉल्टर फ्यूचर में रिस्क हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अंदाजा लेना पड़ेगा। बट मेन आपको यहाँ पे ऑप्शन देखो टीजर लोन नहीं पता कि क्या होता है तो थोड़ा मुश्किल है। बट इतना हो सकता है कि ये नेगेटिव है, जो कुछ भी है नेगेटिव है, बिकॉज इट्स अ कंसर्न। तो यहाँ पे भी नेगेटिव बात हो रही है, यहाँ भी नेगेटिव बात हो रही है, चांसेस है कि दोनों ही सही हो, ठीक है। और बट लेकिन 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 यहाँ पे आपको नॉलेज चाहिएगा। टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू द इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग और द एक्सपोर्ट यूनिट्स, ठीक है। टीजर लोन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार कुछ शॉर्ट टर्म के लिए है। बात समझ आ रही है? इतना तो फील आ रहा है कि यार ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, कुछ लंबा नहीं है। बट एक्सपोर्ट यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, ठीक है। अगर आप इतना कैच कर पाते हो तो आप सेकंड स्टेटमेंट को गलत करोगे, नहीं तो आप दोनों को ही मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको गलत करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझना पड़ेगा। उसके बाद द टीजर लोन आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स मे बी एक्सपोर्ट टू द रिस्क ऑफ द डिफॉल्टर इन द फ्यूचर। यस, ये सही होगा। क्यों? नेगेटिव है दोनों स्टेटमेंट, ये भी टीजर लोन कंसर्न है, ये डिफॉल्ट होगा तभी तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सही होगा। सो आंसर इज वन ओनली, वन ओनली इज द आंसर। अब समझो टीजर लोन होते क्या है। ये सब प्राइम लेंडिंग होती है। होता क्या है मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, इतना आप पढ़ोगे उससे अच्छा मैं सिंपल बताता हूँ। टीजर लोन का मतलब कुछ नहीं है। शुरू में बैंक कहता है कि यार लोन लो लोन लो लोन लो, ठीक है, मोस्टली हाउसिंग सेक्टर के अंदर होता है। अब लोन के लिए भैया क्या करते हैं कि भैया मैं आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे दूंगा। तो शुरू के कुछ 2-3 साल इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं, लेकिन धीरे 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 ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो शुरू में तो वो टीजर लोन सही है कि अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है जो कि कस्टमर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए डिफॉल्ट्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न टिल डेट, इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दी। और इवन आरबीआई ने तो अब तो मना कर दिया टीजर लोन का। बट बैंक बड़े चतुर है, बैंक ने टीजर लोन को अब नाम चेंज कर दिया। अब उसको क्या बोलते हैं ये लोग, ठीक है, ये देखो ये स्टेप अप लोन्स या फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन्स, ठीक है, ये नाम कर दिया है। बट आज भी हाउसिंग लोन के अंदर इस तरीके के आपको लालच दिया जाता है कि आपके बहुत कम इंटरेस्ट रेट होंगे, बट धीरे 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 इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। तो इस टाइप की स्ट्रेटजी
जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, ये टीजर लोन होते हैं। आरबीआई बिल्कुल इसको मना करता है कि यार टीजर लोन आर predominantly used for the housing loan, not for the manufacturing. The aim was to attract the home buyers, but the RBI discouraged this practice due to high risk of the defaults when interest rate eventually reset to the market levels. ठीक है, तो ये आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, आरबीआई का रेगुलेशन है टू डिस्करेज टीजर लोन विदाउट बैनिंग देम, बैनिंग नहीं किया है बट उसको डिस्करेज करता है। द आरबीआई मैंडेट 2% ऑफ स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द 0.4% रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल हाउसिंग लोन। अगर आप टीजर लोन दे रहे हो तो आपको 2% कहीं ना कहीं पैसे रखने पड़ेंगे, एसेट प्रोविजनिंग सेफ्टी रखनी पड़ेगी, नहीं तो नॉर्मल 0.4% है, मेकिंग टीजर लोन कॉस्टली फॉर द बैंक्स टू ऑफर। कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहा है, बट इसको बैन नहीं किया है। बैन कर भी नहीं सकते, ये लोग बहुत बहुत चालू है, ये इनको अगर वो लोन देना है तो कैसे भी घुमा फिरा के लूपहोल देके दे सकते हैं। In India, the interest rate on saving accounts in all the nationalized commercial bank is fixed by, ठीक है, तो इसका सेविंग अकाउंट का आपका इंटरेस्ट रेट कौन फिक्स करता है? ठीक है, आज की डेट में इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, बैंक खुद आपका जो है वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है। ठीक है, ये बात है। अब सवाल उठता है कि लेंडिंग रेट, इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है, उसको समझो, तो उस पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट अनाउंस्ड बाय द आरबीआई? आज की डेट में या फ्यूचर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, बिकॉज एमसीएलआर अब बैंक्स यूज नहीं करती है फॉर द लेंडिंग पर्पस। अब आपकी एक्सटर्नल बेंचमार्क्स होती है। मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, इवोल्यूशन ऑफ इंडियंस लेंडिंग रेट्स। ठीक है, पहले बीपीएलआर होता था, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, उसके बाद बेस रेट सिस्टम आया, उसके बाद एमसीएलआर आया, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। अब चल रहा है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ठीक है, अक्टूबर 2019 ऑनवर्ड्स। एक्सटर्नल बेंचमार्क, पहले ये सब इंटरनल होते थे, ये सब इंटरनल है, बट एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब कोई भी एक ऐसा बेंचमार्क उठाना है, ठीक है, प्लस उसमें स्प्रेड लगाना है। स्प्रेड का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मान लो बेंचमार्क रेट लिया आपने, रेपो रेट, रेपो रेट मान लो 6% है, प्लस 3%। ठीक है, आपने प्रॉफिट रख लिया, अपना मार्जिन रख लिया 3%, तो मतलब 9% पे आपको लोन देने हैं बैंक को। सीधा सा गेम है, जिस रेट पे आपका ये आपका क्या नाम रेपो रेट चल रहा होगा, या कोई भी आपकी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो आप डिसाइड, बैंक ने डिसाइड कर ली, ठीक है, वो जो चल रही है उसमें प्लस लगा दो 2-3%, जो भी आपका स्प्रेड है वो आपका लेंडिंग रेट बन जाएगी। बहुत ही सिंपल, कोई भी तामझाम नहीं है, और बहुत ही जल्दी ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट होता है, बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है। आप विद इन 3 मंथ्स के अंदर, अगर मान लो आरबीआई ने यहाँ पे आरबीआई ने रेपो रेट चेंज की, मोस्टली लोन्स के अंदर यही होता है कि रेपो रेट कम हो जाती है, एक एक साल 2-2 साल तक बैंक आगे लेंडिंग रेट कम ही नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी बहुत डिफिकल्ट था ये, और बैंक यहाँ पे बड़ी चालाकी करते थे। तो सीधा सीधा सिंपल कर दिया, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, रेपो रेट जैसे ही घटाई, आप अपने 2-3% जो भी आपको मार्जिन लेना है वो मार्जिन लगाओ, और वही उसी हिसाब से लेंडिंग रेट डिसाइड होगा। सो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट आज की डेट में होता है। कैसे काम करता है? लोन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल बेंचमार्क। अब बेंचमार्क आप आरबीआई की रेपो रेट ले लो, 3 मंथ की ट्रेजरी बिल की यील्ड ले लो, 6 मंथ की ले लो, या एफबीआई पब्लिश्ड बेंचमार्क, कुछ भी एक बेंचमार्क उठाना है आपको, वो उठा लो, प्लस स्प्रेड अपना मार्जिन लगाओ, ऑपरेशनल कॉस्ट एंड क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, और सीधा सा लेंडिंग रेट डिसाइड हो जाएगी। बस इतना दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड बैंक पे यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इज बीइंग अलाउड इन इंडिया to promote financial inclusion. Which of the following statement is are correct in this context? Mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and are controlled by the residents are eligible to be promoters of the payment banks. पढ़ते ही सिर के ऊपर से जाने वाला स्टेटमेंट है एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, तो इसको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे इसको एक बार रिजर्व पे छोड़ दो, नहीं समझ आए चुपचाप रिवर्स पे छोड़ो, नीचे हमें वीक पॉइंट उठाना है। हमारा टारगेट क्या है? पूरे क्वेश्चन का सबसे वीक पॉइंट हमें ढूंढना है, हमें ऐसे ही दिमाग पजल नहीं करना। यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, रिजर्व में रखो। ठीक है, नीचे देखो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा तुम्हें एक वीक पॉइंट। पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। बात समझ आ रही है? पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे दो बातें सीखने वाली है। पहली बात, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शंस है। एक तरफ कह रहा है कि वो क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकता है, और एक तरफ कह सकता है कि वो लेंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो क्रेडिट कार्ड देना अपने आप में ही लेंडिंग एक्टिविटी है,
तो 2 और 3 एक साथ नहीं हो सकते, ऑप्शन डी तो आंसर कोई हाल में नहीं होगा। बात समझ आ रही है मेरी? इतना दिमाग में रखो कि यार ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब समझो दूसरी बात यहाँ पे सीखने वाली, इस बात को थोड़ा ध्यान से पकड़ना मेरी बात। कोई पेमेंट बैंक नाम की चीज है, ठीक है, कोई अलग सा बैंक लग रहा है, हमारा कॉमर्शियल बैंक से अलग है, ठीक है, कैन इशू बोथ द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। अगर ये इशू दोनों ही करता था तो यहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं थी। बात समझ आ रही है मेरी? एग्जामिनर ये स्टेटमेंट लिखता ही नहीं। क्यों नहीं लिखता? बिकॉज नॉर्मल बैंक मतलब ये बट ऑब्वियस वाली चीज है, मतलब ये ऑब्वियसली है कि हाँ यार क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हम जो नॉर्मल लाइफ में देख रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों ही इशू करते हैं। एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली पेमेंट बैंक से रिगार्डिंग ये चीज लिखी है, मतलब यहाँ पे दाल में कुछ काला है, कुछ इसमें स्पेसिफिसिटी है। वो जानना चाहता है कि तुम्हें वो बात पता है क्या, या तुम इसको नॉर्मल बैंक ही समझ पा रहे हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ है। यस, पेमेंट बैंक कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स, और वहीं पे आपका स्टेटमेंट 3 सही हो जाएगा। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ द पेमेंट बैंक। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जैसे ही देखो यूपीएससी ने क्या किया कि तुम ये आइडेंटिफाई करो कि 2 और 3 में सही कौन सा है। वो चाह ही नहीं रहा कि तुम्हें स्टेटमेंट 1 पता होना चाहिए, तुम इसी में दिमाग 90% लोग, ठीक है, इसी स्टेटमेंट को पढ़ के इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट समझेंगे। ये क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट वो जानना ही नहीं चाह रहा कि तुम्हें पता हो कि नहीं पता हो। ठीक है, वो ये जानना चाह रहा है कि तुम 2 और 3 में पता कर पा रहे हो कि एक दोनों में से कोई एक सही है। दोनों स्टेटमेंट एक जैसे दिख रहे हैं, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट, ठीक है, सिमिलर स्टेटमेंट, दोनों में से एक कोई सही और एक गलत होगा। हाई चांसेस यही है। और अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट सॉरी 2 इज रॉन्ग एंड 3 इज करेक्ट, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन बी पे मार्क करोगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं जहां पे तीसरा स्टेटमेंट सही है। यूपीएससी एग्जामिनर बहुत आपका फ्रेंड है, जैसे यूपीएससी दोस्त आपका दोस्त है, वैसे एग्जामिनर भी आपका दोस्त है। ये बात याद रखना, ये मॉक वाले दोस्त नहीं है, ये जानबूझ के वो वाला यूनिक फीचर उठा के क्वेश्चन बनाते हैं जो मतलब आपको पता ही ना हो। उल्टा क्वेश्चन बनाएंगे बिल्कुल, जिसमें मतलब आपको पूरा डरा दिया जाए ताकि तुम उनके कोर्सेज खरीद लो। सीधी सी बात है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट एग्जामिनर आपका दोस्त है, ठीक है, जैसे मैं आपका दोस्त हूं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? क्या पर्पस है? टू सप्लाई क्रेडिट टू द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, टू सप्लाई क्रेडिट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे मतलब आपकी ट्रिक्स फेल हो जाती है इस क्वेश्चन के अंदर। आप कह दो कि भाई दोनों में सेम है, तो दोनों में कोई एक सही होगा, मान लो दिमाग में आ सकता है भैया, क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, और तीसरा भी सही लग रहा है, तीनों ही सही लग रहे हैं, दोनों में से कोई एक गलत भी हो सकता है, एक सही हो सकता है, मतलब आप पजल कर दोगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है पजल वाला, मैं ये कहूंगा। पहला दो अगर आप मान लो कि यार ठीक है यार, स्मॉल बिजनेस को देंगे नहीं देंगे तो किसको देंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देंगे नहीं देंगे, फिर तो इसी दया भाव से ये भी सोच लो कि यंग एंटरप्रेन्योर को नहीं देंगे तो बेचारों को कौन देगा, रूरल इकोनॉमी को नहीं देंगे तो किसको देंगे। बट थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता है भावनाओं में बह के आप 1 2 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, एक दो बार मैंने भी किया है जब भी ये पढ़ता हूँ, बट थोड़ा यहाँ पे भावनाओं में बहने का थोड़ा सा है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बस थोड़ा जान लो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स के बारे में विद दी अपडेट नॉलेज। देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन गोल होता है अनरिजर्व्ड अनसर्व्ड सेक्शन, जो कि स्मॉल हो गए, मार्जिनल फार्मर हो गए, माइक्रो इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, लैंडिंग देते हैं, लोन स्मॉल फाइनेंस बैंक देते हैं, यस, फुल लैंडिंग कैपेबिलिटी है। ठीक है, डिपॉजिट ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट है, नो लिमिट। कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़, पहले 100 करोड़ होती थी, अब 200 करोड़, 200 करोड़ आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना, 200 करोड़ चाहिए। पीएसएल टारगेट पहले 75% होते थे, बट अब अप्रैल 1 2026 से 60% होने वाला है। ठीक है, कन्वर्जन पाथ क्या है, मतलब आप पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, उसके बाद यूनिवर्सल बैंक बन सकते हो, मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल कि कैसे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक था बट अब ये यूनिवर्सल बैंक बन गया है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एक तो 200 करोड़ याद रखना है, एक आपको फुल लेंडिंग कैपेबिलिटी है यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक इस आपका कॉमर्शियल बैंक ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, और यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ठीक ठाक है, 60% है। नॉर्मल आपके बैंक में 40% होती है, वहां पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में 60% होती है, पहले 75% थी, अब 60%। बस आपको ये दो बातें याद रखनी है फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक्स के लिए
लेंडिंग नहीं दे सकते। ये सिर्फ इसके लिए क्या होता है, ये सिर्फ ट्रांजेक्शन फोकस्ड है कि भैया पेमेंट इधर से इधर पेमेंट करनी है, रेमिटांस इधर से उधर भेजना है, ठीक है, ये इसके लिए होती है पेमेंट। जैसे आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है, वो सिर्फ रेमिटेंस है, ये क्रेडिट और लेंडिंग ये सब कुछ नहीं है, पैसा इसको रिस्क रखना ही नहीं है। ओनली सेविंग एंड करंट अकाउंट है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक बैलेंस रख सकते हो, मतलब 2 लाख रुपीज से ऊपर ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी 100 करोड़ है। इस पे कोई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि लेंडिंग करता ही नहीं है। जो लेंडिंग ही नहीं करता तो उसका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होगा? ठीक है, ये बाद में पेमेंट बैंक ही आगे चल के स्मॉल फाइनेंस बैंक बनता है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे चल के यूनिवर्सल बैंक या शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनता है। ये आपको याद रखना है। सो इस तरीके से पूरा इनका लेडर चलता है, कैसे एक पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक से कमर्शियल या यूनिवर्सल बैंक बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स एंड ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू दी रूरल हाउस होल्ड? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स द डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू दी रूरल हाउस होल्ड? तो रीजनल रूरल बैंक्स, यस। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये वर्ड क्या दिया है यहाँ पे, समझ रहे हो बात? ये डायरेक्ट वर्ड यूज किया है, ये बात समझ आ रही है? इसमें ये वर्ड पकड़ना है, डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस? कोई इनडायरेक्ट दे दे तो, जैसे नबार्ड, ठीक है, नबार्ड तो आपका इनडायरेक्ट देता है, रीफाइनेंसिंग करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सेकंड रॉन्ग है, आंसर 1 और 3। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स डायरेक्ट देते हैं ये, बट इनडायरेक्ट देता है रीफाइनेंसिंग के थ्रू। इसको हम नेक्स्ट से नेक्स्ट एपिसोड में नबार्ड के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनके रेगुलेशन में दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे कोई और हो सकता है, चेंज किया जा सकता है यूपीएससी में। यस, दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ओके, दे वर बॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ 1966। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट पहले में थोड़ा सा आप देख सकते हो कि रेगुलेशन में यहाँ पे गड़बड़ किया जा सकता है, वो चाहेगा कि आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ करेगा एग्जामिनर। ठीक है, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ड्यूअल रेगुलेशन में होता है, आरबीआई प्लस आपके स्टेट रजिस्ट्रार। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जैसी फर्स्ट रॉन्ग है, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर एंड दे वर बॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ 1960। अब देखो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट वो यूपीएससी चाहता ही नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से ये इसके अंडर आया है, इतनी बारीक नॉलेज वो चाहता ही नहीं है। वो चाहता है कि तुम्हें ये पता है कि ये रेगुलेट कौन करता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगर ये पता है तो तुम आंसर कर सकते हो। यूपीएससी उस तरीके से स्कोप देता है, 2021 का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। देखो, ड्यूअल कंट्रोल है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यूसीबी, आपका आरबीआई एंड आपकी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट एंड सेंट्रल। एंड उसके बाद आपका स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, कैपिटल रेजिंग, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020। ठीक है, एम्पावर्ड यूसीबी टू रेज कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर, डेट सिक्योरिटी, ये सब से पैसा ले सकता है। उसके बाद लीगल इवोल्यूशन 2000 मतलब सॉरी 1949 से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, उसके बाद थ्रू अमेंडमेंट वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आया था 1966 के अंदर। ये आपको बात याद रखनी है फॉर द फ्यूचर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू रूल्स imposed by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया while treating foreign banks, consider the following statement? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज फॉर इंडिया, इन इंडिया। मेरे को ये बताओ, आरबीआई कैसे ट्रीट कर रहा है फॉरेन बैंक को, उसके लिए कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है। आरबीआई तो ये लिखेगा अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, नोटिफिकेशन में कहीं भी लिखेगा कि यार दीज आर सम ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम रिक्वायरमेंट व्हाइल ट्रीटिंग द फॉरेन बैंक। बात समझ आ रही है? वो कभी नो वर्ड यूज थोड़ी करेगा कि ये सब चीजें नहीं होगी, कभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं। कौन नहीं? तो बहुत सारा इन्फिनाइट हो सकता है कोई भी चीज का नहीं, उसका है वो चीज, वो बहुत लिमिटेड होता है। बात समझ आ रही है कि ये कैपिटल रिक्वायरमेंट ये चीजें होनी चाहिए, 4 चीजें होगी तो इसको हम ये कह देंगे। एग्जांपल समझो, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली, मतलब ये नो वर्ड किसने लगाया है, ये किसकी खुरापाती है? ये खुरापाती है एग्जामिनर की। बात समझ आ रही है? ये तुम पकड़ो, जैसे पॉलिटी के अंदर भी पावर में करता है, भैया ये दिया होता है कि इसकी ये पावर है, इस पोस्ट की ये पावर है, ये पावर नहीं है, नो पावर,
वो कभी भी नहीं लिखा होता कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कोई भी लॉ के अंदर। पावर दी जो पावर है उसके पास, वो डिस्कस होता है, हमेशा याद रखना बात। तो नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ये नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। For wholly owned banking subsidiary in India, at least 50% of the board members should be Indian national। ठीक है, इसको बस आपको ये समझना है यार, ये एटलीस्ट 50% नंबर है, कुछ चेंज हो सकता है, तो आप नीदर वन एंड नॉट टू कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी फंस सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अंदर जाके उसने 50%, ये 50% पार्शली सही है, ये गलत नहीं है, बात समझ आ रही है। बट जब आप इसके आंसर को देखोगे, इसमें तो काफी ज्यादा, आप जब इंटरनेट पे चेक करोगे तो आपके काफी कोचिंग्स ने इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है। ऑफिशियल आंसर नीदर वन एंड नॉट टू है। ठीक है, द स्पेसिफिक आरबीआई रूल कहता है कि द फॉरेन बैंक 2030 स्टेट दैट नॉट लेस देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। अब इसमें सिर्फ इंडियन नेशनल नहीं है, एनआरआई, पीआईओज, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सब का दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एटलीस्ट 50% शुड बी इंडियन नेशनल, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि रूल अलाउ द 50% कोटा टू बी फिल्ड बाय पीआईओज फॉरेन सिटीजन एज वेल, ये बात याद रखना, इसीलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया है, याद रखना। ओके, बेजल टू रिलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब तो नहीं काम का बेजल टू, बट ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी सिविल मेजर साइबर क्राइम्स ड्रग अब्यूज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एडिक्वेसी ऑफ बैंक्स कैपिटल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो बेजल थ्री, आज की डेट में बेजल थ्री चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2015 का क्वेश्चन है, इसको समझो। बेजल थ्री अकॉर्ड या बेजल थ्री, इस ये किससे रिलेटेड है, अगर थोड़ा सा भी पता हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एनवायरमेंट का दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर दिया है, तो आंसर तो यही है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो तीन एनवायरमेंट के दिए हैं ऑप्शन, इसका कारण क्या है पता है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें, ये बड़ा ना मेरे को अजीब सा लगा जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लेकिन फिर मेरा भी दिमाग बड़ा खुरापती है, मैं पहुंचा, मैं यूपीएससी की साइट ओपन की, मैंने इस क्वेश्चन की अरेंजमेंट को देखा। क्वेश्चन नंबर 65 था सेट ए का। ठीक है, इसके आसपास के क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, ये क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कमांड एरिया डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी, किसी भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन ये एनवायरमेंट में या ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बीच में ये क्वेश्चन दिया है, बात समझ आ रही है? अब समझो मेरी बात, कभी भी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आसपास के क्वेश्चन जरूर देखना कि किससे बात हो रही है। यहाँ पे वो चीज यूपीएससी ने जानबूझ के पर्पसफुली कंफ्यूज करने के लिए तुमसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बात समझ आ रही है? विजल थ्री में पता होना चाहिए, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन की अरेंजमेंट है, बात समझ आ रही है? नहीं तो आज की डेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन हर यूपीएससी एग्जाम में सही हो जाते हैं। अगर तुम आसपास के क्वेश्चन देख लो कि डिस्कशन किस चीज का हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड उसका आंसर होगा, कोई टर्म का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप प्लीज ये भी ऑब्जर्व किया करो ड्यूरिंग द एग्जाम, कि कभी कभी एक दो क्वेश्चन इसी से सही हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को देखने के लिए, यहाँ पे नहीं लग रही ये चीज, लेकिन फ्यूचर में आप कभी भी ऑब्जर्व करना, कोई टर्म हो, आसपास के क्वेश्चन देख के कई बार आपको, क्योंकि देखो तीन जगह पे यहाँ पे एनवायरमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो आपसे जानबूझ के यहाँ पे एनवायरमेंट का माहौल बनाया हुआ है उसने, एनवायरमेंट ज्योग्राफी का, समझ रहे हो बात? ठीक है, इसीलिए अब चलो आ जाओ बेजल कमेटी का ऑफ बैंकिंग सुपरविजन क्या है। फाउंडेड बाय 1974 बाय द G10 सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर्स, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। ठीक है, प्राइमरी गोल है टू सेटर दी फॉरेन रेगुलेशंस, हेडक्वार्टर है इनका स्विट्जरलैंड में। उसके बाद गाइडलाइन प्रोवाइडिंग नॉन बाइंडिंग गाइडलाइन है, ये बात याद रखना, इट्स नॉट अ बाइंडिंग, इट्स अ नॉन बाइंडिंग गाइडलाइन, आपको ये याद रखना है। कैपिटल एडिक्वेसी मतलब प्रॉपर बैंक से रिलेटेड आपका बेजल नॉर्म्स होते हैं। अभी फिलहाल हम बेजल थ्री नॉर्म कर रहे हैं, 2028 के बाद बेजल फोर में हम शिफ्ट करेंगे। और बेजल थ्री के अंदर ही ये वर्ड यूज होता है, टर्म कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। Capital adequacy ratio is the amount that the banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that bet incur if a account holder fail to repay any dues. This is the very concept of the capital adequacy ratio. CR is decided by each individual bank. No, capital adequacy ratio is decided by आरबीआई, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए। लाइक शायद आज 10 to 11%
लगभग आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई ने कहा 9% है शायद, बट 11% कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है, मतलब 10% के आसपास आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है आज के लिए। सो डिसाइडेड बाय पहला, सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड और होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ठीक है, उस पर बात डिस्कस करता हूँ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंडीड अ रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल टू द रिस्क। ठीक है, इसमें टीयर 2 टीयर 1 ये सब इतना डीप जाना ही नहीं है, नहीं पूछेगा यूपीएससी, इतना बस दिमाग में रखो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज रिलेटेड टू बेसल नॉर्म्स। इट मींस कि कहीं ना कहीं आपका रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क, मतलब कितना पैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, मतलब जितनी उसकी रिस्क वेटेड उसके एसेट्स है। ठीक है, ताकि मतलब सीधी सीधी सी बात है कि यार कैपिटल एडिक्वेसी मतलब आपके पास ढंग का कैपिटल होना चाहिए, मतलब आपका बैंक के पास पैसा रोकड़ा होना चाहिए। अगर मान लो कोई, अगर लॉन्ग टर्म में कुछ अगर सॉल्वेंसी वाली कोई सिचुएशन हो जाए तो बैंक अपने आप को संभाल पाए, ठीक ठाक कैपिटल इन्फ्यूज होना चाहिए। ये बात यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में है, सिंपल बात में। ठीक है, सेकंड ये देखो, ये रहा 9% फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया, हायर देन दी ग्लोबल। हाँ, 8% का है, 9% आरबीआई ने मैंडेट किया है। अब आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मैंने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, आप देख लेना इसको, वही सिंपल बात है। उसके बाद लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये न्यूज में रहता है काफी बार, ये भी आपके बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर आपके ये कीवर्ड दिया हुआ है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब आप सवाल उठ जाए कि भैया यार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इनमें फर्क क्या है? देखो समझो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक बैंक सॉल्वेंट रहे उसके लिए होता है कैपिटल एडिक्वेसी, बट शॉर्ट टर्म शॉक्स के लिए, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, उसके लिए होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इज अ की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अंडर बेसल 3। सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए, हाईली क्वालिटी लिक्विड एसेट टू कवर दी टोटल नेट कैश आउटफ्लो 30 डेज स्ट्रेस। मतलब अगर मान लो बैंक में कोई क्राइसिस आ जाए, कोई शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो क्राइसिस मतलब कैश फ्लो नहीं रुकना चाहिए, इसलिए थोड़ा कैश फ्लो रखो, लिक्विडिटी एसेट रखो, ताकि आपके कैश फ्लो में दिक्कत नहीं आए। बस इतनी सी बात होती है। लिक्विडिटी इट्स अ शॉर्ट टर्म मेजर, बस ये याद रखना। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एडिक्वेसी एंड शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी कवरेज। द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट, न्यूज में रहती है। ठीक है, अभी 2026-27 के आसपास भी लीड बैंक स्कीम काफी न्यूज में है, क्यों है मैं वो भी बता देता हूँ, बट इसका समझ लो। इसका आंसर है बिग बैंक शुड बी ट्राई टू ओपन ऑफिस इन ईच डिस्ट्रिक्ट, नो। देयर शुड बी a stiff competition among the various nationalized bank, no. Individual banks should adopt particular district for the intensive development, yes. All banks should make intensive efforts to mobilize deposit। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिव इंटेंसिव दोनों में से कोई एक होगा, और आंसर सी इज द करेक्ट, ज्यादा सही लग रहा है। इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एक एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करे एक इंडिविजुअल बैंक, और फिर वही मिलके लीड एज अ लीडर वो पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है डेवलपमेंट का काम करे, वही होता है लीड बैंक स्कीम। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है थोड़ा सा इसको समझ लो, क्योंकि न्यूज में रहती है, कंटेम्प्रेरी अफेयर है ये। लीड बैंक स्कीम was introduced in RBI 1969, गादगिल स्टडी ग्रुप एंड नरीमन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, नरीमन कमेटी, बिकॉज लीड बैंक स्कीम आपका न्यूज में रहता है, और नरीमन कमेटी भी पूछा जा सकता है कि लीड बैंक स्कीम किसके रिकमेंडेशन में आया, नरीमन कमेटी, याद रखना नरीमन कमेटी। इसके अंदर एरिया अप्रोच होती है, एरिया अप्रोच मतलब एक एरिया वाइज डेवलपमेंट कर रहा है ऑफ द बैंकिंग। इट वाज रियलाइज्ड दैट अ सिंगल बैंक कैन नॉट डेवलप अ एंटायर कंट्री, देयरफॉर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वर अलॉटेड टू स्पेसिफिक बैंक्स। ठीक है, यूजुअली द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस, मतलब उस एरिया का जो डॉन होगा बैंक के अंदर, वही सभी बैंक को साथ में लेके चलेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करेगा। ठीक है, रोल ऑफ लीड बैंक क्या होता है? असाइंड बैंक होता है, एक लीड बैंक होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, वो सर्वे करता है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करता है क्रेडिट गैप्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है अदर गवर्नमेंट एजेंसी बैंक्स के साथ, एंड प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान। ठीक है, किस तरीके से लैंडिंग करना चाहिए, इस तरीके का सवाल उठता है, भैया कंटेम्प्रेरी अफेयर क्यों है? ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करो, उसके बाद बताता हूँ। द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ। ठीक है, अभी हमने देखा सर्विस एरिया अप्रोच हमारी लीड बैंक स्कीम है, ये बात याद रखना है। अब देखो क्यों न्यूज में रहता है। अभी रिवैम्प किया 2026 के अंदर आरबीआई ने गाइडलाइन दी है लीड बैंक स्कीम को रिवैम्प करने के लिए। हो क्या रहा था कि डिस्पाइट डिकेड ऑफ ऑपरेशन क्रेडिट पेनिट्रेशन रिमेन्स अनइवन, सम स्टेट्स साउथ वेस्ट हैव अ हाई लैंडिंग, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर लैग बिहाइंड। ठीक है, तो उसने मॉडर्नाइज करने का सोचा कि यार आरबीआई कह रहा है कि आप लीड बैंक स्कीम को मॉडर्नाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, यूनिफाइड डेटा पोर्टल, आरबीआई प्लान टू लॉन्च अ सेंट्रल पोर्टल टू ट्रैक डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकिंग डेटा इन रियल टाइम।
ठीक है, रिप्लेसिंग द ओल्ड फ्रेगमेंटेड रिपोर्टिंग सिस्टम। फिर है ब्लॉक लेवल फोकस, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल फोकस था, अब आरबीआई कह रहा है कि ब्लॉक लेवल में हमें और माइन्यूट लेवल पे जाकर काम करना होगा। तो दिस इज द वेरी डिस्टिंक्शन इन द लीड बैंक स्कीम, जो रिवाइज गाइडलाइन है। उसके बाद रिन्यूड पुश फॉर द बैंक्स टू अचीव क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब अपने डिपॉजिट के हिसाब से क्रेडिट को बढ़ाओ, ठीक है, एटलीस्ट 60% इन रूरल एरिया एंड सेमी अर्बन एरिया। नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक इन इंडिया कंस्टिट्यूट द लेंडिंग टू एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल, वीकर, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव सबके लिए यार, ठीक है, मोस्टली इनमें सब है वीकर सेक्शन, ये कोई थोड़ी है कि इनमें से एलिमिनेट होगा, नहीं होगा, ऑल सबके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये हमारा क्वालिटेटिव मेजर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। अब न्यू कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइन है 2025 की, हल्की फुल्की बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है। स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग थी, अब 60% हो गई है। अर्बन कोऑपरेटिव्स के लिए, ठीक है, 60% हो गया है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद सेक्टरल, दो सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, एक तो हाउसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये दो पे फोकस है। वीकर सेक्शन की डेफिनेशन को भी एक्सपेंड किया गया है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है। यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछेगा, जो मैं बात आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। उसके बाद इंडिविजुअल वुमेन को भी कहा है, और बाकी ये सब तो वीकर सेक्शन में है ही। उसके अलावा आपको ये टेबल याद रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 60%, एक ही ऐसा बैंक है रीजनल रूरल बैंक जिसमें 75% है, बाकी आपका 60 एंड 40 चल रहा है। अर्बन कोऑपरेटिव में 60, ठीक है, फॉरेन बैंक्स के अंदर 40, एंड फॉरेन बैंक्स लेस 20 ब्रांचेस, मतलब जिसकी 20 से ज्यादा उसमें भी 40, 20 से कम हो उसकी भी 40, डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का फुल्का पढ़ के, ठीक है, पॉज करके देख लेना। ये आपके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन 2026, 27, 28 के अंदर काफी ज्यादा चांसेस है इन सबसे क्वेश्चन पूछने का। What is the facilities of beneficiary can get from the service of the business correspondent bank सारथी in the branchless area, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे ब्रांच ही नहीं है, वहां पे एक बैंक सारथी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। इट अनेबल द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, दोनों अच्छी बात है यार, ये तो करना ही चाहिए, तो यस। इट अनेबल्स द बेनिफिशियरी इन रूरल एरिया टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ठीक है, यस। ब्रांच नहीं है तो कहीं ना कहीं बैंक सारथी ही डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स करता है, वही डिपॉजिट लेता है, विड्रॉल लेता है, फिर वही जाके जो पास वाला बैंक होता है, जो आपका टाउन का एरिया, वहां पे जाके डिपॉजिट विड्रॉल कर देता है उनके लिए। यस, बोथ 1 and 2 आपका आंसर होगा। विद रेफरेंस टू गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। अरे भाई स्टेडीली मैंने पहले ही बता दिया है, अनटिल तुम्हें पता हो कि स्टेडीली ये चीज हुई है, तुमने बजट में पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स में पढ़ाओ, तब तो तुम मानो, नहीं हो तो चुपचाप इसको कट कर दो, ठीक है। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ द एसोसिएट बैंक विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। तो ये उस समय करंट अफेयर था, ऐसा ही मर्जर किया था एक एसोसिएट बैंक, जो ये छोटे छोटे बैंक होते थे एसबीआई के एसोसिएट बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला या इस टाइप के कुछ बैंक होते थे, उन सबको एक करके एसबीआई बना दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये उस समय करंट अफेयर था, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू ओनली इज द आंसर। ये देखो ये 2017 में ही हुआ था, merger of 5 associate bank like State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, त्रावणकोर, इन सबको मिला के एक ही बैंक बना दिया एसबीआई, ठीक है। एंड फर्स्ट में ये स्टेडीली वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा ये बड़ा फ्लक्चुएट होता है, इट्स वेरी फ्लक्चुएटेड, नॉट स्टेडीली, कोई चीज नहीं होती। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, 2019 का क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, आज की डेट में ये नहीं होता। तो क्या होता है भैया, पहले एक क्वेश्चन और करो। विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, इसका चेयरमैन पे पूछा है, ठीक है, सिलेक्शन पूछा है, हेल्प्स इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, आज की डेट में बैंक बोर्ड ब्यूरो होता ही नहीं है, तो भैया क्या होता है, चल सुन लो। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है, यही फुल फॉर्म थी, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है, मैं इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आई भूल गया था, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, आई एफ एस आई बी, ठीक है, ये आज की डेट में ध्यान से समझना, पहले इसका कॉम्पोजिशन समझो। एक तो इसका चेयरमैन होता है जो नॉमिनेटेड करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नॉमिनेट करेगी एफएसआईबी का चेयरमैन, ओके। इसके मेंबर होते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये आपको याद रखना है, गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। उसके बाद आपका आईआरडीएआई, ठीक है,
मतलब आपका इंश्योरेंस सेक्टर वाला चेयरमैन है वो, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद आपके सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये सब आपके कुछ मेंबर्स होते हैं, ये बात याद है ना। उसके बाद एक्सपर्ट मेंबर, 3 एक्सपर्ट मेंबर भी हो सकते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। एफएसआईबी है क्या? ये रिकमेंड करेगा होल टाइम डायरेक्टर एंड रिकमेंड करेगा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। किसके लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, पब्लिक सेक्टर इंश्योर के लिए, इंश्योरेंस वालों के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नबार्ड, सिडबी, इन सब के लिए, ठीक है। मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन सब के जो टॉप मैनेजमेंट है उसको सिलेक्ट करने का काम किसका है? एफएसआईबी का। कौन बनाता है इसका चेयरमैन? नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके मेंबर कौन होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई और चेयरमैन आईआरडीएआई, ठीक है। इनका चेयरमैन, इनका डेप्यूटी गवर्नर, याद रखना, एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। आज की डेट में बैंक बोर्ड ब्यूरो नहीं रहा, हमारे बीच में नहीं रहा। इसका कारण क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग है, फाउंड बीबीबी लीगली इनकम्पिटेंट टू रिकमेंड फॉर द इंश्योर, ठीक है। एफएसआईबी रिमूव टू ओवरकम लीगल हर्डल्स एंड क्रिएट सिंगल वैलिड बॉडी, ठीक है। तो पहले काफी कॉम्प्लिकेशन होती थी, अब एक ओवरऑल बना दिया फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है, जिसमें सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। विद रेफरेंस टू इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन मतलब कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड अगर कोई भी इशू आता है तो उसके लिए फाइनल अथॉरिटी कौन है जो उसको रिजॉल्व करेगा, तो उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इज अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भैया बैंकिंग का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आरबीआई बनाएगा भैया, कौन रिजर्व करेगा? इस तो स्टेटमेंट सही है। Banking ombudsman can consider complaint of non-resident Indians having accounts in India. Yes, ठीक है। The order passed by banking ombudsman are final and binding on the parties concerned. नहीं यार, इतना नहीं खतरनाक करेंगे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन इज फ्री ऑफ एनी फीस, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो ठीक है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, क्योंकि रिजॉल्व करना है, ठीक है, मैटर को रिजॉल्व करना है, किसी को शिकायत देनी है, ठीक है, यहाँ पे फीस नहीं होगी। तो स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट, ठीक है, इसकी बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो पहले कोई और अथॉरिटी होती थी, लेकिन अब फिर चेंज हुई है 2021 के बाद। द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड, अभी एक तो चल रहा है इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है। अब तो ये बैंकिंग रहा ही नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑम्बुड्समैन एक ही हो गया है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन, इसमें कौन कौन आते हैं मैं बताऊंगा। हैज नाउ रिप्लेस द 2026 scheme. Under the new integrated scheme, the appellate process remains, where executive director in charge of consumer education and protection department of RBI act as a appellate authority. ये बात याद रखना, ये आज की डेट में appellate authority, उससे पहले कुछ अलग थी, बट अब चेंज होके आपका रिसेंट ये बन गया है appellate, मतलब appellate अपील कर सकते हो, ठीक है। अब कौन कौन इस इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम में आता है ये देखो। पहले सिर्फ बैंकिंग के लिए होता था, बट अब इसमें बैंक्स तो है ही, कॉमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, ऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव, ये सब तो है ही। उसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सब कुछ। अदर रेगुलेटेड लाइक सीआईसी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, ये सब इंक्लूडेड है इस ऑम्बड, मतलब इन सब में कहीं भी आपको कोई इशू हो एज अ कस्टमर को, वो बैंकिंग आपके इसके ऑम्बड्समैन स्कीम में आप जाके शिकायत कर सकते हो। एक्सक्लूजन क्या है ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं होती, ठीक है, उसके लिए अलग से अपना जो उसका रेगुलेटर है वो देखता है उसकी शिकायतें। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, एंड एंटिटीज इन लिक्विडेशन, ठीक है, वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन, वो सब इंक्लूडेड नहीं है, यही इंक्लूडेड है। तो कौन इंक्लूडेड नहीं है और कौन है, यूपीएससी का यहाँ पे फ्यूचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का चांसेस हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स की, वो भी कहीं ना कहीं ऑम्बड्समैन स्कीम में आ रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम पेमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटा एपिसोड होगा, ठीक है, और उस पर हम सारे पेमेंट सिस्टम मतलब यूपीआई, भीम, इन सब के बारे में, और एक नया करंट अफेयर है, पेमेंट रेगुलेटर एक नया बना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको मजे आ रहे होंगे, ठीक है। आज थोड़ा सेशन बड़ा है, एपिसोड बड़ा है, इसीलिए मैं आपको होमवर्क अब तो कुछ नहीं दे रहा, एक क्वेश्चन नहीं दे रहा, ठीक है। आराम से जल पियो, पानी पियो, मस्ती करो, ठीक है। जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।